बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज अकाउंटिंग का चौथा लेक्चर जिसमें अकाउंटिंग हेड्स को आज हम कंप्लीट करेंगे। अकाउंटिंग हेड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच आर इंकर टू ऑपरेट अ बिजनेस एज अ होल, यानी कारोबार को चलाने के हवाले से जितने भी अखराजात होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होंगे। मीन्स हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी बाकी खर्चे बचते हैं उनको कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को 3 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया। ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। आइए सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंस को देखते हैं। ऑफिस एक्सपेंस क्या होते हैं? ऑफिस एक्सपेंस आर द एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि कारोबार के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट जो होती है उसके जितने भी खर्चे होते हैं। मैनेजमेंट क्या क्या खर्चे करती है? उसे मैनेज बहुत सारे खर्चे करती है। वो कौन कौन से? उनमें सबसे पहले मैनेजमेंट सैलरीज देती है, अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को सैलरीज प्रोवाइड करती है वो खर्चा। इसके अलावा रेंट पे करती है, किसी ऑफिस का, किसी फैक्ट्री का, किसी जगह पे, जिस जगह पे भी कारोबार है उसका रेंट पे कर रही है, तो वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस, मसलन फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई जाती है, गोदाम की इंश्योरेंस करवाई जाती है। किस लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है? ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई आग लग जाए, कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से हमें नुकसान होने का खदशा हो, तो उससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, भाई मुख्तलिफ तरह के हमें खतूत लेटर्स भेजने पड़ते हैं, रिसीव करना पड़ते हैं। इसके अलावा हमें टेलीफोन, PTCL वगैरह का खर्चा, ये सारा कुछ पोस्टेज एंड टेलीग्राम के अंदर आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेफिनेटली जहाँ पे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है वहाँ पे बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। टेलीफोन के बिल्स, इसके अलावा प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारा कुछ आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है जो किसी ख़ास ऑफिस के अंदर खर्चे आते हैं। ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसके अलावा और भी खर्चे हो सकते हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, वो ऐड कर लिए जाएंगे। ये तमाम के तमाम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? चीज़ों को बेचना और उनकी तरसील तकसीम तक जितने भी खर्चे होंगे वो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहलाते हैं। मसलन मैंने चीज़ों को फ़रोख्त करना है, मैंने चीज़ों को उस इलाके तक पहुंचाना है जहां पे वो सेल होना चाहते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। आइए जी इनमें कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड, चीज़ों को वहां तक पहुंचाना कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट मीन्स कि हमने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है, लोगों तक आगाही पहुंचानी है कि जी हमारी प्रोडक्ट है क्या चीज़। हमने अखबार में इश्तिहार देना है, केबल पे इश्तिहार देना है, टेलीविज़न पे इश्तिहार देना है, ये एडवर्टीजमेंट कहलाता है। सेल्समैन सैलरी, हमने मुख्तलिफ तरह के सेल्समैन रखे होंगे जो हमारी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, हमने उनको सैलरीज प्रोवाइड करनी है, वो हमारा इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। इसके अलावा हम बहुत सारे सेल्समैन को कमीशन देते हैं। मसलन अगर कोई सेल्समैन सैलरी के ऊपर नहीं है तो हम उसे कमीशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, या फिर कमीशन इस सूरत में भी दिया जाता है कि भाई आप जितनी ज़्यादा सेल करेंगे उस हिसाब से आपको कमीशन भी दे दिया जाएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यहाँ पे आपके पास चीज़ों को फ़रोख्त करने के हवाले से भी है कि आपने उनको भी, इंश्योरेंस इसमें भी आ सकता है, और कि आपने उनको लॉस से बचाने के हवाले से भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगर कोई भी शख्स जो चीज़ों को फ़रोख्त करने के हवाले से ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसका जो खर्चा आता है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर आएगा। बैड डेट्स, बैड डेट्स ऐसी चीज़ें जो ऐसा पैसा जो हमें ना मिले वो बैड डेट्स कहलाता है। ऐसा पैसा जो हमें ना रिकवर हो सके। मसलन क्या, हमने किसी को हमने किसी को पैसे दिए और वो हमें वापस नहीं मिल रहे। मसलन हमने किसी से पैसे लेने थे, हमने उधार पर चीज़ें फ़रोख्त की थी और वो पैसे नहीं मिल रहे, तो अगर वो पैसे नहीं मिल रहे तो वो बैड डेट्स कहलाएंगे। पैकिंग चार्जेस, मुख्तलिफ तरह के पैकिंग चार्जेस होते हैं, हमें प्रोडक्ट को पैक करने के हवाले से चार्जेस अगर हमारे कोई आते हैं वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर दोर एक्सपेंसेस विच इंकर्ड बोरिंग फ्रॉम लेंडर एंड क्रेडिटर। भाई हमारे ऐसे अखराजात जो कि पैसे को हासिल करने और देने और लेने दोनों के हवाले से जो भी अखराजात होंगे वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहलाएंगे। मसलन उनमें सबसे पहले है डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हमारा अब तमाम एसेट्स जितने भी हैं उनको इस्तेमाल होने की वजह से उनकी वैल्यू में जो कमी आती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। रिपेयर, अगर हम कोई एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के बाद हम उसको कुछ ना कुछ अरसे के बाद उसको रिपेयर करवाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं, वो रिपेयर एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ऑडिट फ़ी, कंपनी को हर साल
में एक मरतबा अपने अकाउंट्स को चेक करवाना पड़ता है। चेक करवाने से मुराद चेक से क्या मुराद भाई, चेक से मुराद यहाँ पे ये कि भाई आपने चेक करवाना है कि ये अकाउंट सारे के सारे ठीक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, उनकी वेरिफिकेशन करवानी है, उसे ऑडिट कहते हैं। और ऑडिट करवाने के लिए हमें फीस अदा करनी पड़ती है, उसे ऑडिट फ़ी कहते हैं जी। इंटरेस्ट पेड, हमें मुख्तलिफ तरह से हम जब पैसा लेते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट और सूद देना पड़ता है। वो जो सूद हम देते हैं वो इंटरेस्ट पेड हमारा एक्सपेंस है। इसके अलावा कमीशन पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, बैंक चार्जेस हैं, हमें बैंक को कुछ ना कुछ खर्चे देना पड़ते हैं, वो सारे के सारे आपके पास फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। लीगल एक्सपेंसेस, हमें कोई कचहरी में कोई वकील को कोई खर्चा देना पड़ता है। अगर हमारे ऊपर कोई केस होता है या हम किसी के ऊपर केस करते हैं तो हमें वकील को हायर करना पड़ेगा, उसको जो पैसे दिए जाएंगे वो लीगल चार्जेस हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होता है? लाइबिलिटीज़ हमारी जिम्मेदारियाँ, जो कंपनी ने पैसा लिया हुआ है, जो बिजनेस ने पैसा दूसरों से लिया हुआ है, वो क्या कहलाएगा आपके पास? लाइबिलिटीज़ कहलाएगा। लाइबिलिटीज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स ऑनर्स कैपिटल या इक्विटी, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं? आइए देखते हैं जी, इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी, ऐसा पैसा जो मालिक खुद प्रोवाइड करे, उसे इंटरनल कैपिटल कहते हैं। द टोटल अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू इट्स ऑनर इज कॉल्ड इंटरनल कैपिटल और इक्विटी। भाई ऐसा पैसा जो बिजनेस ने मालिक को अदा करना हो, वो क्या कहलाता है? इंटरनल कैपिटल या इंटरनल इक्विटी कहलाता है। ऐसा पैसा जो मालिक खुद लगाए वो इंटरनल कैपिटल, इंटरनल लाइबिलिटी या इंटरनल ऑनर्स इक्विटी कहलाएगा। नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, द टोटल अमाउंट पेएबल टू बिजनेस टू आउटसाइडर अदर देन दी ओनर। मालिक के अलावा जितने भी बाकी लोग हैं उनको जो पैसा देना है कारोबार ने, वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगा, जिसे हम एक्सटर्नल कैपिटल भी कहते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल इक्विटी भी कहते हैं जी। लाइबिलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो मालिक खुद पैसा लगाता है, एक्सटर्नल जो दूसरों से लेकर लगाता है। एक्सटर्नल को फर्दर डिवाइड किया गया फिक्स, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर। आइए इनको वन बाय वन देखते हैं। फिक्स लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर पेएबल आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होता है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल का जो अरसा होता है। मसलन हमने किसी से पैसे लिए तो वो हमने 10 साल, 20 साल या 25 साल बाद वापस करने हैं, तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होंगी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन, आपके पास डिबेंचर्स और मॉर्गेज आता है। मसलन लॉन्ग टर्म लोन, आपने बैंक से कर्जा लिया 10-15 साल के लिए, वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा। डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है हमने कंपनी को इतने पैसे दिए, कंपनी ने इन लोगों से इतने पैसे लिए, तो ये कंपनी की लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो ये डिबेंचर्स जो हैं ये भी कोई 10-15 साल के लिए, 5 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए इशू किए जाते हैं, ये भी लाइबिलिटी होते हैं। मॉर्गेज क्या होता है कि आप गिरवी रखवा देते हैं, किसी अपनी कोई चीज़ गिरवी रखवा के उसके बदले में चीज़ें ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, वो आपके पास मॉर्गेज कहलाता है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, भाई ऐसी लाइबिलिटीज़ जो कि आपने 1 साल से कम अरसे के अंदर अदा करनी हो, उसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर ऐसे लोग होते हैं जिनको हम उधार के ऊपर चीज़ें फरोख्त करते हैं और इनसे पैसा हम 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन के अंदर रिकवर कर लेते हैं। बिल पेबल, ऐसे बिल्स जिनके बदले में हमने पैसे अदा करने होते हैं वो बिल पेबल कहलाते हैं। ऐसे बिल्स जिनके बदले में हमने पैसे देने होते हैं वो बिल पेबल कहलाते हैं। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं इसको। भाई हमने चीज़ें खरीदी किसी शख्स से चीज़ें खरीदी, तो उसने नीचे लिखवा लिया एक बिल के ऊपर, एक चिट के ऊपर कि जी मुझसे फ़लाँ तारीख को इतनी चीज़ें खरीदी गई हैं, इतनी मद में चीज़ें खरीदी गई हैं। तो मैंने भी उसके ऊपर साइन कर दिया और उस बंदे ने भी उसके ऊपर साइन कर दिया जिसने चीज़ें खरीदी हैं। तो एक शख्स के लिए जिसने पैसे अदा करने हैं उसके लिए ये बिल पेएबल है, और जिस शख्स ने इस बिल के बदले में पैसा वसूल करना है उसके लिए ये बिल रिसीवेबल है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक के अंदर अगर आपके पास पैसे कम पड़े हुए हैं और आप बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर हैं, सपोज कीजिए आपके पास बैंक के अंदर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन आप बैंक के अंदर डेली पैसे जमा भी करवाते हैं, विड्रॉ भी करवाते हैं, आपका अकाउंट वहाँ पे काफ़ी पुराना है। आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं मुझे 1 लाख नहीं, मुझे 1,20,000 निकलवाना है, लेकिन मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है, तो बैंक आपको इसकी इजाज़त दे देगा।
20,000 एक्स्ट्रा निकलवा लेंगे। आपके अकाउंट में 1 लाख था लेकिन बैंक आपको 1,20,000 दे देगा। जो 20,000 एक्स्ट्रा निकलवाया जा रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। बैंक वो आपसे सूद समेत वापस ले लेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे अखराजात जो वाजिबुल अदा हों, यानी कि आपने उनको एक्सपेंसेस को, उन एक्सपेंसेस के पैसे अभी देने हैं लेकिन आपने उनका फ़ायदा उठा लिया है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। नेक्स्ट है जी इनकम, आमदन। आमदन हमारे पास, अगर आप एक शख्स की बात करें, एक बिजनेस की बात करें, तो उससे जो भी पैसा वसूल होगा वो रेवेन्यू कहलाएगा या आमदन कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। रेवेन्यू इन कह लें कि पैसे की शक्ल में, वो चाहे वो सर्विसेज दे रहा है, चाहे चीज़ों को बेच के लेके आ रहा है, उसने जो भी पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया उसके बदले में जो से पैसा रिसीव हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। रेवेन्यू को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट की बात करेंगे। डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट रेवेन्यू इज वन ऑफ दैट विच इज रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन। भाई जो कि कारोबार के डायरेक्ट ऑप्शन, यानी कि जिसको चीज़ों को वो डील कर रहे हैं, बना रहे हैं, बना के उनको फरोख्त कर रहे हैं, फरोख्त करके जो उनके पास पैसा आ रहा है वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। जी नेक्स्ट, अगर हम देखें डायरेक्ट इनकम कौन कौन सी हो सकती है, वो सेल हो सकती है। सेल से मुराद के जो चीज़ें बनाई जा रही हैं और उनको फरोख्त किया जा रहा है वो सेल है आपके पास। नेक्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री या जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो साल के आखिर पे बच गई हैं, जो आपने इस फरोख्त नहीं की हैं, वो क्या कहलाएगा आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। वो भी आपकी डायरेक्ट इनकम के अंदर ही आता है। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट रेवेन्यू बाई अदर देन द बिजनेस नॉर्मल एक्टिविटीज़, उनसे हट के जो भी होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ कहलाएगा। मसलन आपको सेल और सेल के अलावा जो पैसे आते हैं, चीज़ों को फरोख्त करने के अलावा जो पैसे आते हैं वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहलाएगा। उनमें सबसे पहले क्या, इंटरेस्ट रिसीव होता है। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं वो आपकी आमदन है, इनडायरेक्ट इनकम है। रेंट रिसीव करते हैं, आप कोई डिस्काउंट रिसीव करते हैं, आप डिविडेंड रिसीव करते हैं, आप कोई बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं वो अगर रिसीव करते हैं, वो सारी की सारी इनकम है आपके पास। और आपके पास प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या, ऐसे पैसे जो आपने देने हों लेकिन ना दे पाए, वो आपकी आमदन हो जाती है। फिर रिसीव आपको किसी किस्म की भी होती है, वो भी आपके पास आमदन कहलाती है। मैं इनको 1-1 मिनट में जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मसलन आपने किसी को पैसा दिया और उसके बदले में इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, वो आपकी आमदन है। आपके पास जगह कोई खाली पड़ी हुई थी, आपने उसे रेंट पे दे दिया, वो रेंट रिसीव कर रहे हैं, वो आपकी आमदन है। डिस्काउंट रिसीव, मसलन आपने किसी को आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, आपने चीज़ें खरीदनी थी 1 लाख रुपए की, लेकिन आपको लाख के बदले में 90,000 देना पड़ा, तो 10,000 जो नहीं देना पड़ा वो आपकी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव है। डिविडेंड रिसीव, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, वहां पे आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो आपकी इनकम है। बैड डेट्स रिकवर्ड, आपने लिखा हुआ था जी ये फलां पैसा डूब गया है, लेकिन वो 2 साल बाद, 10 साल बाद या 1 साल बाद, जितने साल बाद भी आपको दोबारा मिल जाए, वो बैड डेट्स रिकवर्ड आपकी इनकम कहलाएगी। प्रोविजन ऑन क्रेडिटर, भाई जैसे हम ये सोचते हैं कि हमें 1 लाख रुपए की हम चीज़ें फरोख्त करते हैं, बदले में हमें कोई 2-4 हज़ार रुपया लोग पैसा नहीं देंगे, वो बैड डेट्स कहलाएंगे। तो हम भी इसी तरह से ये अज्यूम करते हैं कि हम किसी से चीज़ें खरीदते हैं और उसे हमें 2-4 हज़ार रुपया नहीं देना पड़ेगा, वो हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट। यानी कि ऐसे लोग जिनको हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोविजन ऑन क्रेडिटर कहलाएगा। आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बदले में आप फी रिसीव करते हैं, वो भी आपकी आमदन है। जी आज का एक आखिरी टॉपिक रह गया मिसलिनियस रिसीट। मिसलिनियस रिसीट्स में क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ तरह की रिसीट्स आती हैं, जो इसके अलावा आपके पास रिसीट्स आ रही हैं वो आपके पास मिसलिनियस रिसीट्स कहलाएंगी। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ लेक्चर 4। अगर कोई मसला हो तो पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।